जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसमें हम यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। और ये हमारा चल रहा है सीरीज इंडियन पॉलिटी का, जिसमें कि हमने आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और इसमें हमें कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के, कि एक्सप्लॉइट अगर कोई किसी भी इंसान को या किसी भी ह्यूमन बींग को किसी भी तरीके से कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखते हैं हम। पहला हमारा पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ओके, तो आर्टिकल 23 क्या बताता है? प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, बेगार, फोर्स लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 जो हमारा है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का, आदमियों जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। एंड फोर्स लेबर का लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। फोर्स लेबर क्या होता है ये आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड एन अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर, और इससे मिलता जुलता अगर कोई और अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर है तो उसको उससे भी प्रोहिबिट करता है हमारा आर्टिकल 23। चलिए देखते हैं। एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन shall be an offense punishable in accordance with law. Okay, any contravention of this provision, इस प्रोविजन को अगर किसी भी तरीके से उल्लंघन किया जाता है तो वो एक क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। और कानून के आधार पर उसको जिस तरीके के कानून का लॉ रहेगा उस तरीके से इसको पनिश किया जाएगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके का ये जो प्रोहिबिशन का लॉ है इसको अगर कोई भी किसी भी तरीके से उल्लंघन करता है तो, कंट्रावेंशन करता है तो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिस राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, है ना। तो ये जो राइट है, कौन सा राइट? आर्टिकल 23 जो हमें राइट देता है राइट अगेंस्ट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, ये दोनों को मिलता है। किसको? कौन दोनों को? सिटीजन को भी मिलता है और नॉन सिटीजन को भी मिलता है ना। ऐसा नहीं कि आप बाहर से किसी को लाके, किसी दूसरे देश से किसी को लाके लेबर फोर्स का काम करवा रहे हैं तो वो लीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको भी, किसी बाहरी इंसान को भी आर्टिकल 23 मिलता है कि ये सिटीजन को भी मिलता है, एलियंस को भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। it protect it protect the individual not only against the state but also against the private person. ओके, तो ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी इंडिविजुअल को सिर्फ स्टेट के तरफ से ही प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई अगर प्राइवेट कंपनी भी है या प्राइवेट पर्सन भी है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, छोटी मोटी फैक्ट्री मान लीजिए, या कहीं पे कोई ढाबा चल रहा है। अगर आप लोग कहीं दूर तक ट्रेवल कुछ करते होंगे तो देखते होंगे बीच बीच में बहुत सारे ढाबे पड़ते हैं ना, हाईवेज वगैरह या ऐसे छोटी छोटी जगहों पे, या कोई पहाड़ी एरिया है, कोई कुछ भी ऐसा एरिया है जहाँ पे कि किसी छोटे बच्चे को जबरदस्ती उनको रखा जा रहा है, उनको वैसा उतना पेमेंट नहीं किया जा रहा है और इस तरीके से उनको उनका शोषण हो रहा है, एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको। तो ये सारी चीजों को आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल, अब जैसे किसी का घर है, वो किसी छोटे बच्चे को रख लिया कि भाई तुम मेरे घर का काम करोगे, और उसको उतना तरीके से पैसा नहीं भी दिया जा रहा है, तो ये भी एक फोर्स लेबर में ही इसका काउंट होगा। और जहां तक हम देख पाते हैं कि अपने इंडिया में बहुत सारे लोग इस चीज से अवेयर भी नहीं है। वो बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने भेज देते हैं बड़े बड़े शहरों में किसी के घर पे ऐसा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए, है ना। तो ये देखो एक तरीके से ये, अगर वो उनको एक्चुअल पेमेंट नहीं मिल रहा है जितना कि एक पेमेंट होता है, जायज एक पेमेंट होता है, अगर उतना नहीं मिल रहा है तो ये लेबर फोर्स के अंडर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, जो एक्सप्रेशन है ट्रैफिक इन मतलब मीनिंग है, जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग इंक्लूड, ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो सेंटेंस यूज, जो वर्ड यूज किया गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, ये जो सेंटेंस यूज किया गया है ना, इसमें कैसी कैसी ट्रैफिकिंग को इन्वॉल्व किया गया है? तो इसमें इन्वॉल्व किया गया है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द मैन,
women and children like goods। पहला तो ये है कि selling and buying of the man, women and children like goods। बेसिकली बात ये है ना कि जब ब्रिटिश एरा था तो ये सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे होती थी। पुर्तगीज वगैरह जो थे वो ये सब चीजें बहुत बड़े पैमाने पे करते थे कि लोगों को बेचना, लाना, खरीदना, स्लेव्स की रखना और उनका इस तरीके से इमोरल तरीके से उनका मतलब बेचना। आप कभी भी कोई 18-17 टाइप की मूवी देखिएगा जो उस सिचुएशन पे बनी होगी तो आप देखेंगे कि वहां पे घर पे काम करने वालों को खरीदा बेचा जाता था, है ना। आपको अगर रेफरेंस में दूं तो एक शायद कोई मूवी थी, पता नहीं मुझे उसका नाम नहीं, शायद थुम्बाड़ मूवी थी, उसमें ये एक छोटा सा रेफरेंस मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। ओके, तो इमोरल ट्रैफिकिंग की किसी विमेन और बच्चे को कहीं ले जाके आप कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहे हैं या उनका कोई हाथ पैर तोड़ ताड़ दे रहे हैं, आंख वाँख निकाल के बेच दे रहे हैं, कुछ ऐसी इलीगल मतलब इमोरल ट्रैफिकिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। देन आता है अपना देवदासी, जो कि साउथ में बहुत फेमस है। नॉर्थ में तो ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में ये देवदासी का कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है। देवदासी कौन होती है, क्या इसका मतलब होता है, ये जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताए, और अगर नहीं पता है तो वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये बताए कि इसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं शॉर्ट्स में आप लोगों को इसको समझा दूंगी। ये ऐसे इतना कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझना बहुत ईजी चीजें हैं, बट थोड़ा पार्टिसिपेशन आप लोग भी किया करिए। एंड नेक्स्ट है क्या, स्लेवरी। स्लेवरी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। टू पनिश दिस एक्ट द पार्लियामेंट हैज मेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, है ना, कि इन सारे एक्ट को पनिश करने के लिए अपनी पार्लियामेंट ने एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टर्म बेगार। बेगार का मीन्स क्या है, बेसिकली बेगार जो टर्म है ना, ये हम बहुत ज्यादा हमने पढ़ा है इसको मिडल इंडिया में, है ना। टर्म बेगार मीन्स क्या है, कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन, ओके, कि कंपल्सरी वर्क तो कंपल्सरी है लेकिन पेमेंट कंपल्सरी नहीं है, पेमेंट कुछ भी नहीं है, विदाउट। ओके, आगे देखिए, अब पेक्युलर इंडियन सिस्टम अंडर विच द लोकल जमींदार्स समटाइम यूज टू फोर्स देयर टेनेंट टू रेंडर सर्विस विदाउट एनी पेमेंट्स। ओके, तो बेसिकली ये बात यही कही गई है कि बेगार का मतलब यही होता है कि आप काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। बेसिकली मिडल इंडिया का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें ये वाले जो बेगार का शब्द है इसको बहुत ज्यादा सुना जाता था। इसका मतलब ये होता था कि जैसे कोई ऐसा है, किसान है या कोई ऐसा कोई भी मजदूर है, कुछ है, उसने कुछ ऐसी गलती की है या कुछ ऐसा, उसको पनिश करने, ये बेसिकली बेगार जो चीजें होती थी, जो बेगार के अंदर एक्टिविटी आती थी, ये किसी इंसान को पनिश करने के लिए की जाती थी अगर कोई ऐसा एक्टिविटी करता था तो, है ना। तो अब लेकिन बाद में जो ब्रिटिश इंडिया का टाइम आया तो इसको लोग ऐसे इतना ज्यादा प्रैक्टिस में लाने लगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इसके अगेंस्ट नियम बनाने पड़ गए, है ना। चलिए देखते हैं आगे। In addition to Begar, Article 23 prohibit other similar form of the forced labor like bonded labor. The term forced labor means compelling a person to work against his will. Okay. तो in addition to Begar, Article 23 prohibits other similar form of the forced labor like bonded labor. Okay. तो एक तो बेगार को प्रोहिबिट करता ही है अपना आर्टिकल 23, और बेगार का मतलब क्या होता है ये भी हम समझ गए कि कंपलसरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, के वर्क काम करवाया जाएगा लेकिन आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे गाँव से अगर कोई रिलेटेड होगा तो वो याद करता, वो उसको थोड़ा समझ में आएगा कि लोग कहते हैं अरे तुम क्या बेगारी कर रहे हो, मतलब क्या कि कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो जिसके एवज में तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है ना, तो वो चीज होती है। और इसके एडिशन में आर्टिकल 23 ने और भी क्या ऐसे जो सिमिलर बेगार की तरीके के और ऐसे सिमिलर नेचर के अगर कोई फोर्स लेबर है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर हो गया, कि बंधुआ मजदूर जिसको कहा जाता है ना, कि उनको कह ही दिए कि भाई अब तुमको, जैसे बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट अगर आपने मॉडर्न इंडिया थोड़ी सी भी पढ़ी है तो उसमें जो आपने चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सुना होगा, तिनकठिया वाला, जो कि नील की मजदूरी करवाई जाती थी, ये मैं एक फेमस रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि मैक्सिमम लोग इससे मतलब मैक्सिमम लोगों के नॉलेज में होगा ये पॉइंट, नहीं तो ऐसे ना अनगिनत एग्जाम्पल हैं
कि बॉन्डेड लेबर की किसी को किसी पर्टिकुलर एरिया पे काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। ऐसी बहुत सारी मूवीज भी हैं, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी, जो कभी अगर आप हॉलीवुड वगैरह की मूवी देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे अफ्रीकन्स को ना कहीं पे ले जाके उनको जैसे ब्रिटिशर्स थे तो उनको चाय की खेती करनी थी, तो बहुत सारे अफ्रीकन्स को ले जाते थे और फिर उनको वहां पे ले जाके छोड़ देते थे। जैसे कि अब देखो, चलो मैं टॉपिक पे आती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं समझाने लगूंगी तो बहुत बड़ा रेफरेंस हो जाएगा और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें रहती थी कि बॉन्डेड लेबर का मतलब कि एक पर्टिकुलर जमीन पे कुछ लोगों को बाहर से लाके उनको जबरदस्ती जानवरों की तरह काम करवाना और उनको उतना ज्यादा उसके बदले में उतना पेमेंट भी नहीं करना। इस चीज को भी हमारा आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। आगे देखते हैं। टर्म फोर्स लेबर मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, है ना। तो फोर्स लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मतलब किसी को काम करवा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि एक पर्सन को आप काम करवा रहे हैं बिना उसकी मर्जी के, कि अगर किसी को कोई काम करने की इच्छा भी नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं भाई तुमको तो यही काम करना है, तुमको तो यही काम करना है, ये भी फोर्स लेबर में ही आता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई ये है कि उसको ये है कि नहीं चलो मैं पढ़ लिख के थोड़ा सा कुछ आगे अच्छा कर लूँ अपने जीवन में, थोड़ा सा अच्छी लाइफस्टाइल, थोड़ी स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीऊँ, लेकिन उस वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है, कोई भी एक एक्स वाई जो भी आदमी है ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसमें कि फोर्स लेबर, खेती और जमींदारी सिस्टम आज भी बहुत ज्यादा हावी है ना। तो उसको हरिजन वगैरह की कम्युनिटी में ये सारी चीजें अभी भी गाँव का, खैर इतना तो नहीं है लेकिन किसी किसी गांव में कुछ ऐसे क्रिटिकल चीजें अभी भी देखी जाती हैं कि कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, अगर उनको हेल्प मिले तो वो अच्छा कर जाए, अच्छा अपने लाइफ में ग्रोथ कर लें, बट उनका एनवायरमेंट ऐसा होता है ना कि उनको लेबर फोर्स में या ये कह दीजिए कि किसी ऐसे काम में जबरदस्ती झोंक दिया जाता है जो करने की उनकी मर्जी भी ना हो, तो वो भी एक तरीके का फोर्स लेबर ही होता है। आगे देखिए। वर्ड फोर्स इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स but also force arising from compulsion of economic circumstances that is working for less than the minimum wage, है ना। देखो, वर्ड जो फोर्स वर्ड यूज किया गया है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं, ये सिर्फ फिजिकल और लीगल फोर्स को नहीं बताता है कि आप फिजिकली किसी को फोर्स कर रहे हैं या लीगली किसी को फोर्स कर रहे हैं। जैसे किसी की जमीन अपने नाम वो ले ली आपने, क्या उसको बोला जाता है कि किसी की जमीन गिरवी रख गई किसी के वहां, अब वो उसको लीगली फोर्स कर रहा है कि भाई तुम्हारी तो जमीन है, तुम इतना काम करके मुझे नहीं दोगे तो मैं तो तुमको तुम्हारी जमीन ही नहीं दूंगा, है ना। ऐसे सिर्फ इसको ही नहीं इंक्लूड करता है बट इसको भी इंक्लूड करता है कि अगर कोई फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक सरकमटेंसेस, अगर कोई इकोनॉमिक सरकमटेंसेस पे भी फोर्स किया जा सकता है। जैसे कि आप किसी से काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसको मिनिमम वेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मिनिमम वेज दे रहे हैं। आगे देखते हैं। इन दिस रिगार्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिएशन एक्ट 1976, मिनिमम वेज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970s एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 वर मेड, है ना। इन सबको रोकने के लिए हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए, जिसमें कि आपका बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिएशन एक्ट 1976 है, मिनिमम वेज एक्ट 1978 है कि मिनिमम वेज एक्ट है ये। देखो इसमें की बातें हम करेंगे बाद में कि इतना वेज तो सबको मिलना ही चाहिए, किसी कोई अगर इतना ये इस एरिया में काम कर रहा है तो। आगे देखिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, जैसे पहले था ना लोग ये जो फोर्स लेबर का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया गया कि कॉन्ट्रैक्टर लोगों को ले जाके बेच देते थे, तो वहां पे ये सारी चीजें अभी भी देखो, कभी कभी आप अगर सावधान इंडिया वगैरह, क्राइम पेट्रोल वगैरह देखोगे ना तो ये सारे केसेस आते हैं। देखो हर चीज को गलत वे में भी नहीं देखना चाहिए, कभी कभी आप इसलिए भी देखिए कि उसमें केस कौन सा है, किस तरीके की मतलब इलीगल एक्टिविटी किस किस तरीके की होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मजाक में ही देखे जा रहे हैं या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप एक वो आपके लिए ना एक केस स्टडी की तरीके भी काम कर सकता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1970 1976 वर मेड, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन बने थे। आगे देखते हैं। आर्टिकल 23 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोविजन। आर्टिकल 23 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एन एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोविजन। अब तो ये सारे प्रोविजन हो गए,
जो हमने आगे पढ़ा कि भाई लेबर फोर्स को प्रोहिबिट करता है, और फिर अपना बेगार को प्रोहिबिट करता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिट करता है ना। ये सारे चीज को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आर्टिकल जो 23 है ना, वो एक्सेप्शन को भी बताता है। ये एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। इट परमिट स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस एज फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस एंड सोशल सर्विस फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे, है ना। देखो, तो आर्टिकल 23 जो एक्सेप्शन देता है, वो एक्सेप्शन ये है कि स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस, कि जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी मिलिट्री सर्विस पे और सोशल सर्विस के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी को इम्पोज कर सकता है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तुम तो हमारे लेबर फोर्स करवा रहे हो, तुम तो हमारे ऐसा मतलब बॉन्डेड लेबर करवा रहे हो। जैसे कुछ मिलिट्री के लोग हैं, है ना, कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम तक के लिए भेज दिया गया। तो अब आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि नहीं, अरे तुम तो ऐसे करवा रहे हो मेरे साथ, ये मेरा क्या वायलेट हो गया आर्टिकल 23 का, मेरा जो फंडामेंटल राइट था वो नहीं। ये एक्सेप्शन भी देता है कि नहीं, अगर स्टेट कुछ ऐसी कंपलसरी सर्विसेज को पब्लिक पर्पजेस के लिए इंप्लीमेंट भी कर सकता है। आगे देखिए, हाउएवर इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज स्टेट इज नॉट परमिटेड टू make any discrimination on ground only for religion, race, caste and class। तो बेसिकली ये वही बात है कि ये सारे जो इम्पोजिशन होंगे, जो सर्विसेज वगैरह के, तो उसमें स्टेट कुछ ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड ओनली, ऑन द ग्राउंड ओनली, ये वर्ड आप लोग ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड ओनली, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास के बेस पे नहीं करेगी वो डिस्क्रिमिनेट। बाकी किसी अदर, जैसे कि कोई कैपेबल नहीं है, कोई कैपेबल है, कोई उसी पर्टिकुलर एरिया का है, लेकिन उस एरिया में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो पर्टिकुलर एरिया के लोगों को हम नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, बट इन सब पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 क्या प्रोहिबिट करता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइन एंड अदर हजार्डियस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज। ओके, तो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है बच्चों, बेसिकली ये देखो, बेसिकली ये राइट देता है बच्चों को, भाई एम्प्लॉयमेंट, बच्चों से एम्प्लॉयमेंट नहीं कराई जाएगी। लेकिन देखना यहाँ पे एक बड़ी शानदार बात कही गई है कि आर्टिकल जो 24 है ना, वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या प्रोहिबिट करता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। किस किस चीज में? फैक्ट्री में, माइन में, और किसी अदर हजार्डियस एक्टिविटी में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे वर्क वगैरह हो गया। बट it does not prohibit their employment in any harmless and innocent work. But it does not prohibit their employment in any harmless and innocent work. इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 24 प्रोहिबिट तो करता है कि भाई employment of children below the age of 14 is prohibited according to article 24, but किस चीज में? कि फैक्ट्री में, माइन में, और कोई भी हजार्डियस एक्टिविटी, जैसे कि हजार्डियस एक्टिविटी में क्या हो गया, जैसे बम बनाना हो गया, है ना, बम बनाना इन द सेंस कि क्या, पटाखे बनाने हो गए, माचिस बनानी होगी, या ये क्या, सिगरेट वगैरह, ऐसे कुछ चीजें बनानी होगी, दीज आर हजार्डियस एक्टिविटी। एंड जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे ट्रैक वगैरह का हो गया, इनमें प्रोहिबिट करता है। But this is the exception, but it does not prohibit their employment in any harmless and innocent work. तो harmless and innocent work कौन कौन से वर्क आएंगे बताओ? जैसे कि इसमें बताया गया है, अभी बहुत सारा नए नए लॉ भी बने हैं कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर के बच्चों को आप होटल में एज ए वेटर नहीं रख सकते, 14 साल से कम बच्चों को लिए। क्यों? क्योंकि ये हजार्डियस एक्टिविटी है। दीज आर, अब आप अपने देखो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आप अपने कॉमन सेंस से सोचो कि ये हजार्डियस एक्टिविटी है, और बच्चे जो मूवी में आ रहे हैं, किस किस तरीके की साइट पे जा रहे हैं, कैसे कैसे सीन उनको दिए जा रहे हैं। आजकल तो वेब सीरीज का दौर है, वेब सीरीज में तो मतलब एकदम क्या, एकदम लेवल के आ रही हैं चीजें, लेवल के सीन आ रहे हैं। अब बच्चों को उस तरीके का आप सीन दे रहे हो, उस तरीके की मतलब एक्टिविटी उनसे करा रहे हो, वो हजार्डियस नहीं है, वो क्या है, वो हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क है, तभी तो वो लीगल है।
बाकी जो अगर बच्चे कोई कुछ ऐसा, हर कोई तो मूवी सीरियल में चला नहीं जाएगा ना, हर कोई तो ऐड करने नहीं लगेगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने फैमिली का हेल्प भी कराने चाहते हैं, अगर कराएं भी, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा ब्लेम है। और जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं वो टीवी में है, सीरियल वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इनका वर्क इनोसेंट वर्क है। अब आप वो अपना अंदाजा खुद से लगा लीजिएगा। इस पे करंट अफेयर में अक्सर आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और कुछ ऐसा थोड़ा सा अवेयर होंगे करंट अफेयर के लिए, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलता होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन। ओके, Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 is the most important law in this direction. In addition, the Employment of Children Act 1938, Factories Act 1940, 1948, Mine Act 1952, Merchant Shipping Act 1958, Plantation Labor Act 1951 and the Motor Transport Worker Act 1951. अरे ऐसे ही बहुत सारे हैं, देखो बिंदी एंड सिगार वर्क 1986 एंड अदर सिमिलर एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द सर्टेन एज, है ना। तो ये सारे जो आर्टिकल एक्ट बनाए गए हैं, बेसिकली आर्टिकल तो नहीं है, एक्ट बनाए गए हैं, ये सारे जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 1938 बनाया गया है, फैक्ट्री एक्ट 1958 बनाए गए, ये सारे एक्ट बेसिकली ऐसे एक्ट हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं एक एम्प्लॉय चिल्ड्रन के, एक बिलो सर्टेन द एज के लोगों को, बच्चों को प्रोहिबिट करते हैं इन सारे एरियाज में काम करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। In 1996, Supreme Court directed the establishment of Child Labor Rehabilitation Welfare Fund, in which the offending employer should deposit a fine of 20,000 for each child employed by him, है ना। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्ट किया कि भाई आप इस्टेब्लिश करो एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, जिसमें कि अगर कोई कभी ऐसा पाया जाता है कि कोई भी एम्प्लॉयर है जो कि छोटे 14 साल से कम एज के बच्चों को किसी भी हजार्डियस एक्टिविटी में काम करवा रहा है, तो वो 20,000 रुपए फाइन भरेगा। 20,000 रुपए फाइन भरेगा एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर 20,000 रुपए फाइन भरेगा। बाकी जो सजा होगी वो तो अलग होगी, बट फाइन की बात यहाँ पे की जा रही है सिर्फ, है ना। एंड ऑल्सो इशू डायरेक्शन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, है। ये सारी बातें अपनी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। चलिए आगे देखते हैं। Commission for the Protection of Child Right Act 2005 was enacted to provided for the establishment of the National Commission and the State Commission for the Prohibition of Child Right and Children Court for providing speedy trial of offense against children or of violation of child rights, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट चाइल्ड राइट एक्ट 2005 कि कमीशन जो बना था, जो कि प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट 2005 को प्रोटेक्ट कर रहा था, चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उसमें क्या बताया गया कि इनेक्ट टू प्रोवाइड फॉर द, ये इनेक्ट किया गया कि क्या प्रोवाइड करने के लिए, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चिल्ड्रंस कोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफ एन वायलेशन ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड राइट, है ना। तो बेसिकली बात इसमें यही कही गई है कि इस्टेब्लिश किया गया, अपना एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जो बच्चों के चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करता था, और इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन जो कि बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करे, और बच्चों को अगर कोई भी छोटे बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 14, अगर उनकी कोई भी ऐसे कोर्ट में केसेज आते हैं तो उसको स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड कराया जाए कि उनका ट्रायल जल्दी हो, एंड उन बच्चों का अगर कोई भी राइट वायलेट हुआ हो तो उसको जल्दी से उसको कवर किया जाए। आगे देखिए। इन 2006 गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज द डोमेस्टिक सर्वेंट। यही इसी की बात मैं कह रही थी कि 2006 में क्या बात हुई थी। 2006 में बात ये हुई थी कि गवर्नमेंट बैन कर दिया था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज द डोमेस्टिक सर्वेंट, कि अब डोमेस्टिक सर्वेंट को तो बैन कर दिया, और वर्कर इन द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक द होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट, स्पा, टी शॉप एंड सो ऑन, है ना।
कि 2006 में अपने गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया कि भाई बच्चों को किसी भी डोमेस्टिक सर्विस पे, जैसे डोमेस्टिक सर्विस में क्या आ गया, किसी के घर पे काम कर रहे हैं, है ना, कि किसी के घर पे कुछ बच्चे संभालने का काम कर रहे हैं, या वो तो पहले खुद ही बच्चे हैं तो क्या ही बच्चा संभालेंगे, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या आ गया कि बिजनेस किसी भी, जैसे ढाबे पे है, वेटर का काम कर रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, रेस्टोरेंट में है कि ढाबे का काम कर रहे हैं, या किसी भी दुकान पे है, सामान दे रहे हैं, सामान ला ले जा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में है, इन सब चीजों को क्या बैन कर दिया गया, एकदम पूरी तरीके से बैन ही कर दिया गया। It warned that anyone employing children below the age of 14 age would be liable to prosecution and penal action, है ना। तो बेसिकली वही बता दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन इनके इस तरीके का काम करता है तो वो उसके ऊपर भाई बड़ी अच्छी पेनल्टी लग जाएगी और वो उसके ऊपर कुछ अच्छा एक्शन ले लिया जाएगा अपने गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 amend the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. It has renamed the Principal Act and the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986। तो इसमें देखो, इसमें कुछ इतनी खास बात है नहीं, इसमें बस यही बताया गया है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2006 है उसमें अमेंड किया गया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को, और इसको रीनेम कर दिया गया था कि किया गया प्रिंसिपल एक्ट को एज कैसे कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो बेसिकली ये सारी यही बात है, इसमें हमने आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 को अच्छी तरीके से देख लिया और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे, 26 देखेंगे कि हमें रिलीजियस तरीके से कौन कौन से फ्रीडम मिले हुए हैं, कि कौन किस तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, नहीं फॉलो कर सकता है, इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपना साथ बनाए रखिए और हमें इसी तरह लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।